जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल रिटर्न क्लासेज पे। ये चैनल आप लोग का है, इसको ग्रोथ करना भी आप लोग की जिम्मेवारी है। इसको शेयर कर दें, सब लाइक कर दें। देखिए, साइकोलॉजी पढ़ाए थे, बायोलॉजी का क्वेश्चन हम बताए थे, बिना सोल्विंग का कुछ काम नहीं होगा, सोल्विंग करना ही होगा, है ना। तो सोल्यूशन किए थे कल केमिस्ट्री का, आज भी बायोलॉजी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये हम लिए हैं आपको एस के झा से, ठीक है। तो ईमान ली बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है और इसमें क्या है फायदा कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारा पूछा हुआ है, इसलिए इसको उठाते हैं। अगर लूसेंट लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत कम है, घटना चक्र लेते हैं तो क्वेश्चन कम है, इसीलिए मैं जानबूझकर इसको उठाता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना सोल्यूशन मैं एक क्लास में नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं आपको कि जो पहले सोल्यूशन जो एग्जाम में पूछा हुआ उसको देख लेते हैं। इसे देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम को जितना क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, अब जान लीजिएगा टाइम बचेगा। वीडियो अगर मतलब 1 घंटा के अंदर होगा तो फिर इसको बनाएंगे हम लोग, है ना। तो पहले चलते प्रीवियस ईयर देखिए, बढ़ाते हैं जहाँ प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है तभी इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो ध्यान देंगे। यहाँ से हम बड़ा करते हैं आपको, है ना, नंबर 23 से। 23 देखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। अब देखिए यही तो गलत है, कौन सा गलत है, पहला ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या बताया था आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया पहला बॉडी है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया स्वायत्त बॉडी ऑटोनोमस है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का सारा फिगर बताया था और उसमें बताया था कि इसमें ऑक्सीशोषण होता है, मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो सारे सेल के पास ब्लड के थ्रू जाता है और तोड़ता है किसको, एसिटिक एसिड को नहीं तोड़ता है दोस्तों, ग्लूकोज को तोड़ता है। मतलब C6H12O6 को तोड़ता है। इसलिए ये जो आपका कौन सा गलत है, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ लिखा है शोषण के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही कथन है। आइए नेक्स्ट, इसमें यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि, है ना, लेकिन क्या कंप्रोमाइज किया जाए हम लोग को। और इसमें क्या है आपका कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किण्वन देखिए, शोषण दो प्रकार का, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण, मतलब एरोबिक और अनएरोबिक शोषण होता है। तो किण्वन की प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनारोबिक होता है, ठीक है। किण्वन हो गया जैसे कि जो भी छोटे जीव लेते हैं उसमें अनऑक्सी शोषण होता है। ध्यान दीजिएगा, शोषण दो प्रकार का है। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बढ़िए। ग्रुप डी में पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन है देखिएगा। इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मोलिक्यूल टू पायरुवेट ए 3 कार्बन मोलिक्यूल टेक प्लेस। मैंने पायरुवेट सीधे जाने की, पायरुवेट का शोषण कहाँ होता है। तो हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और साइटोप्लाज्म में पायरुवेट टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 एटीपी बनता है, 4 एटीपी बनने के बाद 2 एटीपी का खपत हो जाता है, 2 एटीपी नहीं बचता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी, टोटल एटीपी कितना बनता है, 38। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, करा निम्न किसका संबंध अंतः प्रदवी जालिका से नहीं है। अंतः प्रदवी जालिका से नहीं है मतलब ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में पूरा समझ लीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताए थे कि खोजकर्ता इसका पोर्टर है, कौन है, पोर्टर। इसके बारे में बताए थे आपको हम कि ER 2 प्रकार का होता है। ER स्मूथ और रफ। रफ प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि रफ पर राइबोसोम होता है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पहले पढ़ लीजिए सब क्लास को, साइटोलॉजी का पढ़ लीजिए क्लास। और स्मूथ होता है, तो वहां हम चर्चा नहीं कर पाए, लिखा नहीं पाए, याद भूल गए, हमको याद है कि स्मूथ वाला जो क्या करता है, रफ का तो बता दीजिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है क्योंकि उस पर राइबोसोम होता है, लेकिन स्मूथ वाला क्या करता है, प्रोटीन स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है आपको फैट, वसा एंड
कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा आयन कार्बोहाइड्रेट प्लस ई आर क्या करता है, स्मूथ है यार, ये जितना आप माने टॉक्सी लेते दवा लेते हैं, औषधि है, मान ली कोई पॉइजन खा लिया, विष खा लिया, जहर पी लिया, तो उसको क्या करता है, विनाश करता है, नाश करता है। तो ये आपको लिख लेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा दिए थे, ईआर दो प्रकार का, रफ के बारे में बता लिखा दिए थे, स्मूथ का नहीं लिखा है, अपने नोट्स में आप जरूर लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आइए, इसका आंसर कौन होना चाहिए, तो पढ़िए, किसका संबंध अंतःप्रद्रवी जालिका से नहीं है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चलन की तरह कार्य करता है। चलिए ठीक, यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा उत्पादन के स्थल को हो सकती है, ऊर्जा उत्पादन का स्थल तो हो ही नहीं सकता है कभी, ये जलिका नहीं है, ये क्वेश्चन आपका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये सही है। या कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं को स्थल हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका कौन होगा, सी नंबर, ठीक। आगे बढ़िए, लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग अंग है। देखिए, हम अब बताया, आपको पढ़ाया था कि सेल दो प्रकार का, अगर डेवलपमेंट पहले जो सेल आया था प्रोकैरियोटिक और बाद में आया यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल है, अविकसित कोशिका, उसमें कोई कोशिकांग नहीं है, सीधे बताया था कि उसमें कोई कोशिकांग नहीं बोलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम एक सिर्फ और सिर्फ आपको राइबोसोम उसमें है ना। बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में 70S का छोटा आपका राइबोसोम होता है और इसमें क्या होता है 80, हम लोग में क्या होता है 80, यूकैरियोटिक में 80S का और इसमें 70 है। बाकी कोई भी कोशिका का ऑर्गन उसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ध्यान दीजिएगा, न प्लास्टिड है, न माइटोकॉन्ड्रिया है, न लाइसोसोम है, कुछ भी उसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, राइबोसोम, है ना। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर कौन हो गया आपका, राइबोसोम, ठीक। आगे बढ़िए, ये पूछा हुआ है एग्जाम्पल क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, ठीक है, इस सबको छोड़ देंगे अभी, हम जो पूछा हुआ है सब छोड़ देंगे। देखिए ये एनसीईआरटी का भी एकदम छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए अब यहाँ पढ़ेंगे जो पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, क्योंकि टाइम का अभाव है, उसमें मैंने जो बुक करना है, इसलिए पहले प्रीवियस ईयर, मेरा पहला रहता है उद्देश्य प्रीवियस ईयर, ठीक। अब आइए, किसी कोशिका में, किसी भी सेल में, कोई भी सेल है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है। तो अगर जनरली पूछता कि प्लांट में कौन है, तो प्लांट में अगर पूछता तो हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिड, सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन है, प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड कहते हैं। अगर मनुष्य पूछेगा हम लोग एनिमल सेल में, तो न्यूक्लियस, नाभिक सबसे बड़ा अंग है। यहाँ कह रहा है सबसे बड़ा अंग है, बताया नहीं प्लांट का कि एनिमल का, है ना, तो बताया नहीं हम लोग को, तो भाई अब जिसका ऑप्शन दिख जाए हमको, अगर प्लास्टिक दिखा तो मारेंगे, नाभिक दिख जाएगा तो मारेंगे, ठीक। अब देखिए, ई आर नहीं, एक मिनट, ई आर नहीं, गॉली बड़ी नहीं, ये नाभिक बड़ा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, आंसर क्या दिया, ए, बिल्कुल गलत आंसर है, इसको सुधार लेंगे आप, बी होगा, ठीक है, आंसर सुधार लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़िए, करा है फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का, कौन सा सेल ऑर्गन का कोशिका का प्रोटीन कारखाना है, प्रोटीन कारखाना तो एक ही वो प्रोटीन बनाता है, कौन, राइबोसोम, इसमें क्लियर सोचना क्या है, पढ़ा हुआ है सब हम लोग का। प्लास्टिड नहीं, प्लास्टिड आपको यहाँ नहीं होगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो चलिए आगे बढ़िए, टाइम तुरंत निकल जाता है। भाई, निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, अर्धसूत्रण, इसका मतलब है सेल डिवीजन के बारे में बता रहा है। अब पहले समझ लीजिए आप एक बात, सेल डिवीजन हम बताए थे कि हम लोग में सेल डिवीजन जो होता है वो उसमें मेन भूमिका कौन निभाता है, सेंट्रोसोम, कौन करता है, सेंट्रोसोम, ठीक, सेंट्रोसोम। और प्लांट में सेल प्लेट के थ्रू सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ये बात तो लिख लीजिएगा, लिखा हुआ आपका नोट्स में। सेल डिवीजन हम बताए कि कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, कौन था, मियोसिस, ठीक है, 3 प्रकार का सेल डिवीजन होता है। ये माइटोसिस कोई डिवीजन नहीं है, ये माइटोसिस आपको बैक्टीरिया वगैरह में होता है, माइटोसिस मतलब समसूत्री, इसमें कोशिका समसूत्री है, और मियोसिस अर्धसूत्री। ये पूछ रहा है किस बारे में, अर्धसूत्री बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन को देखें, ठीक, कह रहा है अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्धसूत्री 2 चरणों में होता है, बिल्कुल, अर्धसूत्री पढ़ाया था आपको, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड,
जो सेकेंड जो चरण होता है उसको उसी को कहा जाता है माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों का संख्या दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है, तो पहले हैप्लॉइड होता है फिर डिप्लॉइड होता है। ये बात है कि ये होता है, लेकिन कथन ये सही नहीं। पहले कार्य परिणामी कोषों में परिणाम रिजल्टेंट में गुणसूत्र दुगना हो जाता है, नहीं जितना रहता है पहले फिर उतना ही होता है, ये गलत है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिका के जीन परिणाम कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। हाँ, क्रॉसिंग ओवर बताया था ना, क्रॉसिंग ओवर लिखा है पॉइंट में आपको, क्रॉसिंग ओवर आता है, ठीक है, ये भी सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक का उत्पादन के लिए होता है। हाँ, बताया था कि आपका म्यूसिस डिवीजन गैमेट सेल में होता है, जनन कोशिका में होता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर खाली आपका ये होगा, मतलब बी नंबर आंसर आप लॉक करेंगे। कौन करेंगे? आंसर आपका कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग ऑर्गेनल में, किस कोशिकांग ऑर्गेनल को, अरे भाई इंग्लिश ब्रैकेट में रहेगा ये, कोशिका का मास्टर लिखा है आपको, ब्रेन मास्टर, नाभिक, कोई टेंशन नहीं इसमें। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा चुका, माइटोकॉन्ड्रिया सब पढ़ा हुआ है आपको, न्यूक्लियस बीच में, न्यूक्लियस आपका ये सब पढ़ा हुआ है सब। उतना टाइम नहीं दीजिए लोग भी, जहां जरूरत पड़ेगा हम बोल देंगे। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जल, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सबसे ज्यादा कौन बताए थे? जल। अगर पूछे एलिमेंट में तो कौन ज्यादा सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन, फिर कौन? कार्बन, फिर कौन? हाइड्रोजन, फिर कौन? नाइट्रोजन। तो जल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हम लोग, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में 60% जल ही होता है। जो आपका न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म है वही सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म ही होता है, तो इसलिए आंसर कौन जाएगा आपका? जल। ठीक, आगे बढ़िए। एरर भी क्या है? जी 15 लिखा है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है? सही है। पर्याय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। पर्याय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो सकरा की बनी होती है, एमिनो एसिड का थोड़ा बना हुआ कोशिका क्या बताया? पेप्टिको ग्लाइकोजन का बना हुआ है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, बिल्कुल। ये रिक्टिया में कोशिका नहीं होते हैं, ये आपका सब गलत है। सही कथन सिर्फ आपका सी है। क्यों? क्यों कि आरएनए जो है अणु आपका एकल तंतु आरएनए, विषाणु में क्या बताया था कि सिर्फ विषाणु में आपका आरएनए ही होता है। और जो कि विषाणु बैक्टीरिया क्या होता है कि डेड होता है, कहा जाता है इसको निर्जीव प्राणी कहा जाता है। और जब ही हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर आपका क्या जाता है? एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में, कौन सा कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए, तो डीएनए सबसे बताया था आपको, बोले कि डीएनए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के बाद बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। तो कह रहा है कोशिका में डीएनए नाभिक के अलावा, नाभिक तो है ही है, नाभिक सबसे ज्यादा डीएनए नाभिक में पाया जाता है, तो नाभिक को दिया है, नाभिक के अलावा कह रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ऑप्शन कौन है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर के साथ जाएंगे हम लोग, डी के साथ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे बढ़िए। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? देखिए कल ही लिखा है आपको, सेल डिवीजन में, जैसे ए माइटोसिस तो बैक्टीरिया वगैरह में होता है, माइटोसिस में घाव भी बढ़ता है, घाव रिक्रिएशन की पावर, पुनर्निर्माण करवाता है। तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है, जो हमारे माल्य में बताए थे आपको कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है, 46 में 44 क्रोमोसोम जो है सो कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में होता है। दो जो डिवीजन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जनन कोशिका में। यहाँ भरने के लिए, घाव भरने के लिए कौन चाहिए? ये इसमें ये माइटोसिस होता है यहाँ, और यहाँ क्या दूर सेल में क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम मियोसिस होता है। हमारे शरीर में 44 क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है यहाँ पे जो होता है माइटोसिस में, और दो क्या होता है? सेक्स मियोसिस में। यहाँ चोट लगने की बात कर रहा है तो माइटोसिस में होगा, ठीक है। और देखिए इसका आंसर कौन होगा आपका? मरम्मत के लिए किस प्रकार के विभाजन? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण तो होगा नहीं, तो कौन होगा? केवल केवल समसूत्रण ही है, केवल समसूत्रण। मियोसिस नहीं, सिर्फ माइटोसिस। दोनों नहीं, ये भी नहीं, ना तो नहीं, ये सब आंसर चाहिए। चलिए
ये करा है साधारण मानव में गुणसूत्र कितना पाता है, सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा। 46 47 नंबर, आगे बढ़िए। 48 में आइए। करा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? विविधता, सबसे ज्यादा जो आपको विविधता हम लोग है ना, वेरिएबल क्यों है हम लोग इतना? अनुकूलन के कारण। एडेप्टेशन मतलब कि अनुकूलन कहीं एडजस्ट कर गया तो इसके कारण नहीं हो सकता है। सहभागिता, सिम्बायोटिक नहीं, ये सबसे ज्यादा म्यूटेशन के कारण। जो आदमी म्यूटेट कर रहा है, मान लिया हमारे पिताजी कुछ और थे, हम कुछ और है, तो विविधता आ गई हम लोग में। वो कुर्ता पहनते थे, पुरानी परंपरा में रहते थे, हम न्यू जनरेशन में रहे, हम पटना में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है ना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। फिर नेक्स्ट 49, कौन सा लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? जैसे मान जितने प्राणी हैं हम लोग में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए कुछ ऐसे हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, जैसे हम लोग 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई पुरुष में और एक्स एस महिला में, हम लोग में सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो छिपकली हो गया, रेप्टाइल्स वगैरह ग्रुप में, उसमें नहीं होता। उसमें ताप के टेम्परेचर से ही सेक्स का निर्धारण होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को कर लेंगे आप। जहां हम क्रोमोसोम पढ़ाए हैं वहां पर लिख दीजिएगा कि कुछ प्राणी में ताप के कारण, मलेरिया जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, ये सब में ताप से सेक्स निर्धारण होता है। ये पॉइंट को ऐड कर देंगे आप, क्रोमोसोम के पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन लगाएंगे आप? लगाइए। बंदर में होता है, इसमें होता है, तो कौन? छिपकली हो जाएगा, छिपकली वगैरह रेप्टाइल्स ग्रुप में, छिपकली में। ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़िए। जंतु कोशिका में क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में किस क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है? आप खुद बताइए क्या नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होता है ना, कोशिका सेल वाल नहीं होता है, हम लोगों में सेल वाल नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होता है ना। तो अब देखिए कौन नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है क्या है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो हम लोग में नहीं होती है, तो क्लियर आंसर कौन हो जाएगा आपका? ए नंबर। आगे बढ़िए। कराया कि निम्न में से किस ऑर्गन में कोशिका का पावर हाउस बच्चे बच्चे पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो, क्योंकि ऊर्जा का घर है, ऊर्जा पावर हाउस। चलिए, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसको बताइए, बढ़ाइए ऊपर थोड़ा सा। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक पिगमेंट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो भैया किसके कारण होता है? ठीक है, कैरोटीन, क्वेंथोसिन, एंथोसायनिन। जो लाल, बैगनी, पीला सब एंथोसायनिन लिखाए थे, आप देखिएगा। सेब का रंग लाल लाल क्यों होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं मारेंगे, क्लोरोफिल सिर्फ हरा होता है। कैंथोफाइल्स, कैरोटीन में गाजर में सिर्फ होता है। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये आपका सेल है ना, ये प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल हो गया। प्लांट बनाएंगे तो इसको डेवलप करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बताए थे, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड माने फॉस्फोरस माने लिपिड का, तो वहां पर लिपिड भी था, फॉस्फोरस भी था, और प्रोटीन तो रहेगा ही रहेगा, प्रोटीन भी। आप आंसर इसको डी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कराए प्रक्रमित, प्रोग्रामेटेड सेल डेथ, कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कहीं सोल्व नहीं करवाए थे, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है। ये आप लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट लिख लेंगे। आणविक नियंत्रण, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं, है ना, एपोप्टोसिस कहा जाता है उसको। इसको आप नोट कर लेंगे, तो पॉइंट में डायरेक्ट पॉइंट लिख लेंगे इसे। एपोप्टोसिस क्या है आप डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक ना, आगे बढ़े। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, आपको खोज किया था रॉबर्ट हॉक, तो रॉबर्ट हो जाएगा। जीवित कोशिका को लुविन हॉक, और मृत कोशिका का रॉबर्ट किए थे 1600, कब के थे? 1665 में। स्लाइडेन स्वयं क्या दिए? सेल थ्योरी दिए थे। स्लाइडेन स्वयं क्या दिए? अरस्तु को फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तीनों के फादर हैं ये, और संविधान के फादर है। स्लाइडेन आपको ये दोनों सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिए थे। चलिए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो सबसे सूखा भाग में जो पाया जाता है, तो
प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें तो सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, लेकिन सूखा भाग में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन आप लॉक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, तारककाय मैंने सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बताया था बोवेरी, आप लोगों को पढ़ाए थे। तारककाय, जिसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो दो बताए थे बिंदा, ये आपका है सेंट्रोसोम। तो इसी का खोज के बारे में पूछ रहा है, तो बोवेरी किए थे। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, ये सेंट्रोसोम खोज करता है बोवेरी है। ये कब दिखेगा, तो सेल डिवीजन में दिखेगा, और ये स्पेंडल फाइबर बनाता है। जब सेल डिवीजन होने लगता है, जब सेल का डिवीजन होने लगता है तो स्पेंडल फाइबर बनाता है ना। इधर फाइबर की तरफ बताए थे कि फाइबर इस तरह से फाइबर बनाता है और आपको बेचता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। गोल्जी बड़ी गोल्जी खोज किए थे। वाटसन क्रेक क्या दिए थे, डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। डबल हेलिक्स मॉडल इवानोस्की वायरस का खोज किए थे। तो सब आप समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा, राइबोसोम को किसने देखा था, हम बताया था आपको, पैलाडे है। सबसे पहले राइबोसोम को देखा था पैलाडे साहब ने। पैलाडे जो है आंसर। रोबोट होगा ना, गोल्जी बड़ी गोल्जी खोज के रस्तु बारे में बता चुके हैं आपको पहले ही। चलिए नेक्स्ट, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, बताया थे गॉल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नोट्स आप देखिए वीडियो जाकर, गॉल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण है, तारकम सेल डिवीजन में काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब फिर आगे अंतः प्रद्वी जालिका मैंने ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया है ना। ER अंतः प्रद्वी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था, पोर्टर लिखाया था आपको, पोर्टर किया था। क्यों किया था, पोर्टर किया था। ठीक है, और जेसी बोस किसको राफे किए थे, पैलाडे तो राइबोसोम बताए थे। रॉबर्ट हुक सेल का खोज किए थे। तो क्वेश्चन सीखते हुआ क्लियर, आगे नेक्स्ट चलिए। 61 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा बताया था आप लोग को। कौन बताया था, बेंडा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कौन देखा था तो कोलिकर। उसके बाद खोजकर्ता कौन थे, अल्टमैन, जो बायोप्लास्ट नाम दिए, जो बोले कि बायोप्लास्ट नाम दिए। और बेंडा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे। ठीक है ना, खोज पहले सबसे पहले देखा कौन, कोलिकर। सबसे पहले खोजकर्ता कौन, अल्टमैन। ये नाम क्या दिए, बायोप्लास्ट। और फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो बेंडा कहा। तो आंसर कौन होगा आपका, कार्ल बेंडा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। तो 4 तरह हो नाम होंगे। चलिए नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, समसूत्री हम बता रहे हैं, समसूत्री मतलब विभाजन कौन, असूत्री एमाइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस, और अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। 3 प्रकार का, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। ये किसमें होता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, अमीबा हो गया, उसमें होगा। समसूत्री कहाँ होता है, हमारे शरीर से तुलना कीजिए आप, कायिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में, जैसे घाव भरना, रिक्रिएशन होना, ये सब में सोमैटिक सेल में होता है ना। इसमें क्रोमोसोम क्या बताया था कि अगर दो पेयर है तो डिवीजन होगा तो 2 ही पेयर रहेगा, है ना, 2 ही पेयर रहेगा, मतलब एक ही पेयर रहेगा, सॉरी एक ही पेयर रहेगा। मैंने क्रोमोसोम समसूत्री मैंने बराबर, जितना पेरेंट सेल में है, जितना इसमें है उतना ही इसमें गया था। लेकिन अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री में अगर ये सेल है तो यहाँ से बटेगा, तो यहाँ अगर 2 पेयर है तो यहाँ पहली बार क्या होगा, आधा हो जाएगा, हैप्लाइड हो जाएगा। इस फर्स्ट में पहला बार प्रोसेस, दूसरा बार हो जाएगा तो फिर ये डिप्लाइड हो जाएगा, फिर इसमें 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यानी इतना था इतना ही आ जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी मैंने एन सेल से 4 एन बन गया, ये सब समझा चुके थे आपको। तो कह रहा है क्या कि समसूत्री समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो कायिक कोशिका में होता है, सोमैटिक से बताया। अमीबा में नहीं होगा, अमीबा में क्या होगा, अमीबा में असूत्री एमाइटोसिस, प्रोटोजोआ में भी असूत्री, ईस्ट में और इस तीनों में होगा असूत्री। नेक्स्ट, कोशिका का रसोई घर मैंने जो भोजन बनाता है, तो भोजन कौन बनाता है, कोशिका का भोजन कौन बनाता है, हम लोग भोजन बनाते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉफ हैं कि हेटरोट्रॉफ है, हम लोग हैं हेटरोट्रॉफ। की बात कर रहा है प्लांट का, ऑटोट्रॉफ कोशिका का भोजन बनाने वाला ऑटोट्रॉफ की बात कर रहा है। तो इसमें कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कि बताया थे कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड, एक मिनट और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको।
प्लास्टिड बताए थे आपको, कितने प्रकार के प्लास्टिड होते हैं? 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। और कौन हो गया? लिकोप्लास्ट। 3 प्रकार के प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित होता है, ये भोजन बनाने का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, ये रंगीन देता है, जैसे एंथोसायनिन, लाइकोपीन, टमाटर, ये सब। लिकोप्लास्ट श्वेत होता है, जो भोजन बनाता है उसको जड़ में संग्रह करने के रूप में संग्रह करने का काम करता है। बताया था आपको, माइलोप्लास्ट होता है, इलियोप्लास्ट होता है, इलिडोप्लास्ट होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर कौन हो गया? तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, बी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट बिहार दरोगा में पूछा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज करने थे, ये रटने वाला क्वेश्चन है ना। ये 9 रास्ता किए थे। आगे बढ़िए। इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट क्लास कराएंगे, जितना पढ़ा दिए हैं बस एक आध दो क्वेश्चन अगर वेरी होता है, सब देखिए जितना क्वेश्चन आ रहा है रेलवे का, एलएलबी का, और टारगेट भी आपको रेलवे का है, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन अच्छा से कीजिए ताकि आपका सब क्वेश्चन बन जाए, है ना। यहाँ खड़ा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, भाई सेल है, सेल में अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? सिंपल बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो आपका C6H12 और वो सिर्फ जो खाना खाए हैं आप, ग्लूकोज आपके शरीर में सब सेल के पास है, वो टूटेगा नहीं, माने इसका ऑक्सीकरण होगा नहीं। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करेगा काम, तो टूटेगा नहीं, तो इसका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, है ऑक्सीकरण होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट कर, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता? अभी बताया था कि प्लास्टिक 3 प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। ये हरा रंग होता है, ये भोजन बनाने का काम करेगा, जहां जहां पेड़ में हरा है भोजन बनाने का काम करेगा क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, इसी बार बताए थे, रंग प्रदान करता है। टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, है ना, सेब में एंथोसायनिन, हल्दी में जैंथोफिल, इसे बताया। लिकोप्लास्ट क्या करता है कि जो पेड़ भोजन बनाते हैं उसको संग्रह करता है जड़ में, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, अंदर में सब आलू हो गया, ये लिकोप्लास्ट का काम है। प्लास्टिक 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट, तो इसका रंग रंग प्रदान काम कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक, बढ़िए। देखिए आप आइए इसका एग्जाम का क्वेश्चन निकालिए, एकदम धर के हिला देना है सर में। कौन सा कोशिका अंग, कौन सा कोशिका मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार है? पाचक एंजाइम का संग्रहकार है, तो बताए थे पाचक लाइसोसोम है। याद कीजिएगा कि पाचक रस ये होता है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को खोज करता है ड्यूडी है, इसका काम है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालता है जो पाचक रस हम पॉइंट पर लिखा चुके हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, रसधान या वैक्यूल की काम है, वैक्यूल भी आपका पेड़ में से प्रोटीन करने का काम करता है। चलिए डिक्टियोसोम, डेस्टोसोम लिखा है, गलत है, डिक्टियोसोम होना चाहिए, डेस्टोसोम कुछ नहीं होता है सेल में। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या अभी बताया है? लाइसोसोम, ठीक ना। मास्टर हो गया, यही तो सब जान रहे हैं, बता चुके हैं सब कुछ, लग बड़ी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? कौन सा मौजूद नहीं होता है ना? तो कोशिका द्रव प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है भाई, सेल वाल भी नहीं होता है, राइबोसोम ही सिर्फ होता है। कोशिका द्रव द्रव रहता है, भित्ति नहीं रहता है, क्यों? ये क्वेश्चन ही गलत है इसमें। झिल्ली देखिए, इससे प्रोकैरियोटिक में क्या हम बताया कि सिर्फ राइबोसोम होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो आपको मेम्ब्रेन भी नहीं होता, मेम्ब्रेन भी आपका नहीं होता है, तो इसका आंसर ये गलत है। इस क्वेश्चन को इसमें आंसर ये भी हो जाएगा, नहीं होता है। कोशिका भित्ति भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है ना, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, इसलिए गलत दिया हुआ। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? तो क्लियर बात है कि आनुवांशिक बताया, जेनेटिक भाग कौन है? डीएनए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण काम करता है, एंजाइम क्या, प्रोटीन एंजाइम दोनों में क्या है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपको शरीर बड़ा बढ़ाने का काम करता है एंजाइम। आंसर कौन होगा? ए नंबर। ठीक, आगे आइए। करा है कि कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। नो,
हार्मोन प्रोटीन होने का प्रत्येक हार्मोन के लिए विशिष्ट गुणसूत्र होता है। नहीं भाई, प्रत्येक हार्मोन बनता है प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट आरएनए होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक नहीं, प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है, यही वाहक होता है। जैसे हमारे प्रोटीन है, तो जैसे छोटा सा जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसमें प्रोटीन जरूर रहेगा। वायरस है, उसमें प्रोटीन जरूर रहेगा। इसलिए पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। हो गया, आइए 72। प्रोकैरियोटिक सेल ना लिखा है, प्राक केंद्रिक गलत लिखा है। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे दिया गया है, विशेषता बताया उसका। अब सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम लोग का सेल है, डेवलप है। प्रोकैरियोटिक अनडेवलप सेल है। दिए गए विकल्पों में गलत कथन का चीज, अत्यधिक छोटा, गलत विकल्प का चयन कीजिए। अत्यधिक छोटा आकार, छोटा तो होगा ही। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी नहीं, झिल्लीबद्ध नहीं। यहाँ जैसे बताया था, झिल्ली तो कहाँ से होगा, कोशिका में आपका न्यूक्लियोइड फॉर्म होता है। जैसे सेल है तो उसके सेल में क्या होता है, झिल्ली नहीं होता है, वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है ना। न्यूक्लियोइड इस तरह से फॉर्म में होता है, इसे न्यूक्लियोइड फॉर्म में। आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। इसकी नाक के क्षेत्र केंद्राव होता है, नहीं। एकल गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, एकल गुणसूत्र नहीं होता है। बी नंबर आंसर सही है। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये डीएनए के खंड खंड है, डीएनए हाँ। प्रत्येक जीन कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल। तो आपको देखिए आंसर अगर पढ़े तो प्रत्येक जनन कोशिका में हम बताए थे एक जीन सेट होता है ना, होता है। डीएनए के खंड है, जीन के बारे में पूछ रहा है, जीन के बारे में गलत लक्षण को दर्शाइए। प्रत्येक प्रोटीन ए प्रोटीन को उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है भी। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं परिवर्तन नहीं, ये गलत है आपका। ये कौन सा विकल्प दर्शाता है, लेकिन कौन सा विकल्प जीनों को गलत 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 है, ये आपका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। ग्रुप डी का देखिए, क्वेश्चन के ग्रुप डी का है, लेवल सबका क्वेश्चन देखिए। पादप कोशिकाओं में, पादप मतलब प्लांट सेल में मौजूद की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। हार्मोन, प्रोटीन और संचलन की बात है, तो संचलन तो जब भी होगा तो आपका जब गति होगा तो सीधी बात है कि जल में होगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस छाटना सीखिए, ठीक ना। चलिए, कह रहा स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान जो है सो सेल थ्योरी दिए थे, कोशिका सिद्धांत दिए थे, रट लीजिएगा। स्लाइडेन एंड स्वान क्या दिए, कोशिका सिद्धांत दिए थे। एक बोटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। किन जीवों पर लागू नहीं होता है, किन जीवों पर लागू नहीं होता है, तो जो सवाल पर भी लागू होता है भैया, कवक पर भी, हम लोग पर तो होता है जंतु, विषाणु पर ये लागू नहीं होता। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन स्वान, जो विषय इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि निर्जीव माना जाता है इसको। जब तक ये हवा में निर्जीव है, जब तक किसी को जीवित सेल में, जब तक जीवित कोशिका में, जीवित प्राणी में नहीं जाएगा तब तक ये निर्जीव ही है। जैसे ही हम लोग इंजेक्ट करेगा जाएगा, ये आपका सजीव जाता है तब। इसलिए इसको सेल थ्योरी इस पर लागू नहीं होता है, विषाणु पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन मार्क से ये सब फायदा होता है। आगे नेक्स्ट कह रहा है एडीपी। देखिए ग्रुप डी का एग्जाम है। एडीपी को एटीपी अणु में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोच लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कर दिया है ना। एडीपी मैंने एडिनो डाइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट में भंडारित और संचित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा फॉस्फोरस कौन निभाता है, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को पादप कोशिका के अंदर, जो बेकार पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, कहाँ रखा जाता है। तो ये काम आपका ये भी पॉइंट वैक्यूल में है, इसको आप नोट कर लेंगे। जहां रसायनियां पढ़ाए थे हम वहाँ वैक्यूल में कर लेंगे नोट, ठीक है। ये यातायात का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस लाइसेंस में ये तो रसायनियां वैक्यूल जो है सो अपशिष्ट पदार्थ को भी करता है, इंडोप्लाज्मिक भी काम करता है कुछ, और ये भी करता है, ठीक।
माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण माने वेराइड अलग प्रकार कोशिकांग क्यों कहा जाता है, अलग प्रकार का क्यों कहा जाता है, क्यों भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, तो इसलिए इसको वेराइटी को कहा जाता है, वेराइटी का, है ना। तो डी नंबर ऑफ आंसर, इसको आंख बंद करके लॉक कीजिए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। इसी कह रहा है कि कोशिका, हम बताए थे कि सेल है तो कुछ झिल्ली आपका है, इसके मतलब बाहर पदार्थ जाता है, अंदर जाता है, तो कौन सी पूछ रहा है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पर गैसीय विनिमय होता है, गैस विनिमय होता है। तो यहाँ पर होता है डिफ्यूजन। यहाँ पर अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सिर्फ नहीं होता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, ये विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया। सी नंबर, ठीक। भाई निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है, सिर्फ पादप में पाया जाता है। तो हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हम लोग में भी है, लाइसोसोम दोनों में, रासायनिक वैक्यूल तो सब में। प्लास्टिड के बारे में बताया था कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में। प्लास्टिड 3 प्रकार के बता चुका है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में। कोशिका भित्ति सेल वाल भी प्लांट में, कोशिका भित्ति भी कहाँ होगी, सिर्फ प्लांट में होगी, ठीक है। कोशिका भित्ति भी सिर्फ प्लांट में होगी। इधर देखिए फिगर बना के क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पाए जाते हैं, अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पाए जाएंगे। फिगर दे दिया आपको, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये फिगर न्यूक्लियस है, केंद्रक है ना। ये नंबर में सेल वाल है, ये नंबर क्या है, कोशिका भित्ति है। बी नंबर झिल्ली हो गया, ये सेकंड लेयर, पहला लेयर भित्ति हो गया, सेल वाल हो गया, है ना, सेल वाल। दूसरा मेम्ब्रेन हो गया, सीएम लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन 2 नंबर। 3 नंबर में क्या दिखा रहा है आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा है ना। नहीं नहीं, ये दिखा रहा है वैक्यूल दिखा रहा है, वैक्यूल दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है, अवशिष्ट उत्पाद कहाँ होता है, तो वैक्यूल में होता है। तो सीधी सी बात है कि ये वैक्यूल में नहीं, फिगर ही न्यूक्लियस है, तो जाइए एक मिनट, तो बड़ा कीजिए थोड़ा सा। 3 नंबर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल मारते रहता है आंसर, वैक्यूल नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक वैक्यूल नहीं है, ये वैक्यूल तो वैक्यूल आंसर जाता है हम लोग का, लेकिन वैक्यूल नहीं है। तो फिर लास्टली आप कह सकते हैं, नहीं यहाँ तो गलत दिया है, वैक्यूल ही होगा, इसका ऑप्शन गलत है, डी जो आंसर दिया है ये गलत दिया है। न्यूक्लियस में रहता है अवशिष्ट पदार्थ, नहीं वैक्यूल में रहता है। इसलिए आप लोग इसको रन दीजिए क्वेश्चन को। चलिए कशेरुकी मतलब कशेरुकियों की आकृति, मतलब वर्टिब्रेट, मतलब हम लोग की बात कर रहा है वर्टिब्रेट जिसमें हड्डी हो, वर्टिब्रेट है ना, जिसमें स्पाइनल कोड हो, बैकबोन हो। ये लीवर कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले आप देख लीजिए कि हम बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होता है मतलब खुरदरा, तो खुरदरा है, एक चिकनी है। तो खुरदरा इसमें क्या होता है, आप फिगर देखेंगे जो क्लास का, तो हम बताया था इसमें प्रोटीन पाया जाता है, माने ये आपका राइबोसोम होता है, तो ये प्रोटीन का काम करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, सिर्फ प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ क्या करता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात बताए ये जो है विष को, जहर जैसे कोई खा लिया, विष का, विषाक्त पदार्थ को भी क्या करता है, अवशोषण करता है, निरामिष करता है उसको, औषधि जो खाते हैं उसको ये कर देता है। तो इसका स्मूथ का काम हुआ। तो अब देखिए पढ़िए इसको। कशेरुकी अकृत कोशिकाओं में लीवर सेल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं, ये तो ये रफ करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। औषधियों में विषयों का यही सही आंसर है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लिपिड का संश्लेषण भी करता है, लिपिड का जटिल संक्रामक का ये भी सही होगा, जिसका आंसर 2 होगा, ठीक है। फैट का भी करता है और कार्बोहाइड्रेट का भी संश्लेषण करता है, औषधि और विष का नियंत्रण करता है, आंसर दोनों होगा इसका, ठीक है। टेंशन लेना है, दोनों होगा इसका आंसर। आगे करा कि चयनित पारगम झिल्लियां,
पारगम झिल्ली मतलब झिल्ली जो है ये पारगम मैंने आने वाला, पारगम लाने जाना, आना जाना या बाहर निकलना अंदर जाना। पारगम झिल्लियों में झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। झिल्ली किसको जाने देगा, जैसे मान लीजिए हमारा सेल है तो हमारा आप सेल है तो किसको अंदर जाने देगा, तो बताया था अंदर जाने देगा अच्छा मटेरियल को। ध्यान दीजिएगा इसका काम ही झिल्ली का है, अच्छा मटेरियल को जाने देगा अंदर। जैसे आप सनलाइट ले रहे हैं तो जाने देगा, कोई बैक्टीरिया जाना चाहेगा नहीं जाने देगा। तो अच्छे पदार्थ को जाने देता है अंदर और खराब पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। अच्छा चाहे ब्लड इधर से नहीं आना है, पसीना आ जाइए, सीवम आ जाइए, ये सब बाहर आ जाइएगा, लेकिन चाहिए कि ब्लड बाहर आ जाए, अच्छे मटेरियल बाहर नहीं आने देगा। तो क्लियर है। तो क्या होगा, इसको मिटा के फिर से देखिए। चयनित पारगम झिल्लियां में वे झिल्लियां हैं जिनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देता है, किसको जाने देता है, मतलब इसमें किसमें प्रवेश देता है। विलायक विलय दोनों अणुओं को, केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं। अब देखिए घुमा दिया क्वेश्चन, ना तो विलायक ना ही विलय अणुओं को, केवल विलय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं, ये तो खैर दोनों गलत हो जाएगा आंसर। विलायक और विलय दोनों अणुओं को, विलायक और विलय, केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं। मान लीजिए अब देखिए विलय, जहां विलय की बात आएगा जो घुला हुआ है उसको नहीं जाने देगा, तो ये बी नंबर आंसर आपका होगा। Which of the following cellular components is absent in the most of the prokaryotic cell। फिर वही बात क्वेश्चन किया किसमें एब्सेंट होता है, तो इसका आंसर हटाइए, इसको तो देखना बेकार है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं। अभी बताए थे कार्बन के अणु कितने बनते हैं, तो बनते हैं कार्बन के 6 अणु से 3 बनते हैं। कार्बन के अणु पूछ रहा है तो 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3। चलिए आगे बढ़िए। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है। आनुवांशिक डीएनए, इसमें डीएनए डीएनए मैंने क्रोमोसोमों का तो जीन हो जाएगा, इसमें क्या बताना है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो बार बार कर रहे हैं हम कहाँ, साइटोप्लाज्म बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होगा, है ना। ये नंबर आंसर लॉक कर लेंगे। तो 80 के बाद कहाँ जाना होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से बनाइए और चैनल को शेयर कीजिए भी, शेयर कीजिए। लाइक डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है कौन है। जीन जीन करेगा वो कौन करेगा, डीएनए। एक अविभाजित कोशिका कर रहा है कि एक अविभाजित माने कोशिका में डीएनए के भाग के रूप मौजूद होता है, मतलब कह रहा है कि कोशिका डिवीजन नहीं हुआ, ये न्यूक्लियस है डिवीजन नहीं हुआ इसका भी, तो अविभाजित कोशिका है डीएनए के भाग के रूप में। कौन डीएनए कौन होता है, तो हम बताया कि इसमें आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए, यही डीएनए आपका क्रोमोसोम बनाता है, मतलब क्रोमेटिन कौन होता है, क्रोमेटिन बताया था, इसका फ्लेमिंग खोज करता था, ये आंसर हो जाएगा। अब क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होता है तो यही आपका क्या बनता है, राइबोसोम जैसे रहता है राइबोसोम, और राइबोसोम सेल डिवीजन में अभी इसी पर जीन रहता है, बताया है इसी पर जीन रहता है ना, इस पर जीन रहता है। तो आंसर कौन होगा आपका, कौन आंसर लॉक है, गुणसूत्र। नेक्स्ट, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अपने डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, तो माने केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाएगा डीएनए और आरएनए। तो आपको एक बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। गॉल्गी बॉडी में नहीं, ये तो आंसर गलत है, ऐसे छाटिए। लाइसोसोम में नहीं, गॉल्गी बॉडी में नहीं, तो एक प्लास्टिड में पाया जाता है, कहाँ पे आता है प्लास्टिड में। प्लास्टिड में आपका डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। कौन सा कोशिका का अंग विषाक्त पदार्थों औषधियों के जहरीली प्रभाव को खत्म कर देता है। अभी जस्ट बताए थे ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर रिपीट किया क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन इसका देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ये फिर बात है कौन सा जानवर मौजूद है जबकि पौधों में जानवरों में मौजूद नहीं है। और इस क्वेश्चन क्या सोल्यूशन कीजिए, कौन सा जानवर मौजूद नहीं है जबकि पौधों में है, तो आपका कौन हो जाएगा बताइए। स्टार्च, प्रोटीन, वसा। क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है, तो सिलोज इसका आंसर होगा। कौन होगा? सिलोज, है ना। कोशिका विधि में सिलोज, हम लोग सिलोज नहीं होता है। सिलोज सिलोज रहता तो सिलोज बचाने जाते हैं, डीएनए से गलत है इसका। अब आया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में अलग इसका कितना क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनट हम थोड़ा सा रुक जाइएगा। सेल डिवीजन में क्वेश्चन कितना है? 11, 15 क्वेश्चन और है ना। इसको सोल्व कर देते हैं। 15 क्वेश्चन कोशिका विभाजन मात्रा है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। चलिए देख ही लेते हैं इसको। कल पर क्यों छोड़ा जाए इसको, कल पे नहीं छोड़िए, कुछ भी कल पे नहीं। आज पर्व है तो अपना काम करते रहिए हम लोग। कह रहा है सूत्री विभाजन। विभाजन पर कई प्रकार के, पहले ध्यान दीजिएगा। माइटोसिस, माइटोसिस म्यूसिस, मैंने असूत्री, सूत्री या समसूत्री बोलिए या सूत्री बोलिए, और म्यूसिस कह रहा है माइटोसिस के बारे में बोल रहा है। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आपका इंटरफेज है, इसमें तो विभाजन होता ही नहीं। 23 घंटा सबसे ज्यादा टाइम रहता है, तैयारी होता है, विभाजन इसको माना ही नहीं जाता है, समझाए थे। इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है। इंटरफेज, प्रोफेज, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? प्रोफेज में। सबसे कम कहाँ लगता है? एनाफेज में। तो प्रोफेज, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर कुछ नहीं होता है कि मेम्ब्रेन सिर्फ गायब होता है। तो कह रहा है कि सेल के गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं। तो हम बताए थे आप लोग कि वहाँ क्या होता है कि मेटा इंटरफेज में तैयारी होता है, विभाजन नहीं है। मेटाफेज में आपका सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। ओ सॉरी, प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। कहाँ जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसे बताए थे, फिगर देखिएगा जाकर के, वीडियो बीच में आ जाता है। मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है? घिंचाव अलग हो जाता है, माने ध्रुव बना लेता है एनाफेज में। तो मेटाफेज इसका आंसर आपका कितना आईएएस का क्वेश्चन है, आप आईएएस बन गए अपने आप तुरंत, है ना। तो कौन हो जाएगा? मेटाफेज। इंक लेना इधर थोड़ा समस्या है। चलिए आइए। कह रहा है शुक्राणु एवं अंडाणु निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो डिवीजन कौन सा? जनन कोशिका में, मेयोसिस में। माइटोसिस में नहीं। माइटोसिस में शरीर का सारा आपका कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोमेटिक सेल में शरीर का जितना घाव भरना है सोमेटिक सेल समसूत्री होगा। लेकिन जनन कोशिका गैमेट सेल, मतलब शुक्राणु क्या गैमेट है, ये गैमेट है, इसका जब भी होगा तो म्यूसिस में होगा। कहाँ होगा? म्यूसिस में। तो अब बी नंबर आंसर देंगे इसका। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण? कल ही पढ़ाए थे आपको, वीडियो देखिएगा। हम जब बताए थे कि जब सेल डिवीजन का तैयारी हो रहा था, सेल डिवीजन वाली तैयारी हो रहा है, तो 5 चरण बताए। छठा चरण लेंगे तो साइटोकाइनेसिस होगा। हम बताया कि 5 चरण में इंटरफेज में ही ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम देखें, ये चरण है, ये सेल है, ये मैंने चरण फेज बता रहे हैं पांचों। तो सबसे ज्यादा जो फेज है इंटरफेज का लगता है। इंटरफेज, ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस हो गया। इंटरफेज का जो फर्स्ट फेज है, इसमें डिवीजन नहीं होता है, सबसे ज्यादा तैयारी सिर्फ होता है। डिवीजन माना ही नहीं जाता, डिवीजन होता ही नहीं, सिर्फ तैयार होता है। इसमें आपको बताया थे G1, S और G2, है ना। ग्रोथ 1, यहाँ आरएनए बनता है, आरएनए यहाँ सिंथेसिस होता है, डीएनए के बताए थे, यहाँ पर रेडी फॉर डिवीजन। तो कौन हो जाएगा आंसर? सी, एस, सिंथेसिस। कौन सा में? एस में। इसका देखिए क्या है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये नहीं पूछा। डीएनए का संश्लेषण तो कौन बताएंगे? G1 तो नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे? एस फेज में। कौन फेज में? G2 में तो तैयारी होता है, इसमें सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे कंसेप्ट, तो फिर पढ़ाने में कहीं दिक्कत क्वेश्चन नहीं होगा, दावा करते हैं।
एनटीपीसी का पूछा क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? छोटी अभी बताया, सबसे छोटी एनाफेज, सबसे बड़ी सबसे छोटी एनाफेज, सबसे बड़ा कौन हो गया? प्रोफेज, है ना, इंटरफेज नहीं, प्रोफेज। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में सेंट्रोसोम इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज आपका अवस्था में सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन, अरे यार, समसूत्री माने माइटोसिस विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका निर्माण? जितना बताए थे, जितना समसूत्री विभाजन, मतलब कि ये आपका देखिए सेल है, इस सेल से न्यूक्लियस अंदर में हो गया, तो इस सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 बनेंगे माइटोसिस में। मियोसिस में कितने बनेंगे? 4। अगर मियोसिस पूछे तो एक बार पहले 2 और फिर आपका 2, इससे 2 4 बन जाएंगे, माने एन से, मियोसिस में एन से 4n और इसे एन से 2n बनेंगे। तो कौन आंसर करेंगे आप? 2n, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर। नेक्स्ट, कह रहा है अर्धसूत्री मतलब कि मियोसिस, मियोसिस अर्ध मतलब आधा हो जाना, विभाजन होता है कायिक कोशिका में नहीं भाई, माइटोसिस इसमें होता है, इसमें तो समसूत्री होता है, सूत्री होता है। जरण कोशिका बिल्कुल सही, गैमेट सेल में, दोनों में ये सब गलत है। फिर देखिए, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस करता है, जीन जो है क्रॉसिंग करता है, तो याद कीजिए बताएं क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? मियोसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? मियोसिस डिवीजन में, ठीक। डायरेक्ट सर आंसर लगा रहे हैं, आंसर डायरेक्ट लगा रहे हैं, समझा चुके हैं। डिवीजन आप वीडियो देख लीजिएगा, सेल डिवीजन का एक अलग वीडियो बना हुआ सेल डिवीजन का, उसको पढ़ लीजिए पहले, तब क्वेश्चन बनाइए आप। पहले इसको पढ़ लीजिए, अब देखिए सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा इजी वे में, एक आधे को फंसेगा सब बन जाएगा, ठीक है। तो होता तो फंसना भी जरूरी है 10%। कमेंट कीजिएगा, कभी कोई कमेंट कीजिए मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन बनाने में, ऐसे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन चल उसको। विभाजन की किस अवस्था में, देखिए किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब होती है? अभी बताया कि इंटरफेज नहीं, प्रोफेज में आपको गायब हो जाता है। समझाएं वीडियो में कि 5 चरण है, तो उसमें आपका इंटरफेज डिवीजन नहीं है। पहला फेज प्रोफेज जो होता है सबसे लंबी अवस्था है, और इसमें सेंट्रोसोम गायब, 2 पॉइंट इसमें लिखा है आपके वीडियो में, ठीक है। तो आंसर कौन जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन माइटोसिस में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम क्या बताए थे कि माइटोसिस में जितना न्यूक्लियस में गुणसूत्र, मान लीजिए अगर 4 जोड़ा है, 2 पेयर है, 4 है, तो पुत्री में भी क्या रहेगा? इसमें भी न्यूक्लियस में कितना रहेगा? 4 ही रहेगा, है ना। इसके न्यूक्लियस में कितना रहेगा? 1 2 3 4, मतलब बराबर रहेगा। तो कौन सा आंसर लगाएंगे आप? बराबर होता है तो बराबर आता है। आधा किस में होगा? मियोसिस में। आधा किस में होगा? मियोसिस में होगा, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन में इसमें बराबर हो जाता है, जितना इसमें 2 इसमें भी 2, सब वीडियो में बताए हुए हैं, सब क्लास में आपका डील किया हुआ है। पहले जो भी नए बच्चे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो पहले जाकर वीडियो देख लेंगे, सेल डिवीजन की वीडियो देख लेंगे। फिर साइटोलॉजी पढ़ाएंगे तो साइटोलॉजी दोनों का वीडियो देख लेंगे, जितना सेल साइटोलॉजी का क्लास हुआ है अभी तक, 4-5 वीडियो जो भी, पहले साइटोलॉजी के क्लास को आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें और तब क्वेश्चन बनाएं, तो मजा आ जाएगा और क्वेश्चन अपने आप बनते चल जाएगा, क्योंकि हमको डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? एक मिनट, चलिए। कर रहा है गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? अब देखिए क्रोमैटिड, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड जो बना, ये आपका फिगर बताए थे, याद कीजिए। ये बीज का फिगर बारे में पूछ रहा है, तो इसको बताए थे हम कि सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, इसको कहते हैं टेलोमेयर। क्या कहते हैं? टेलोमेयर। और इसको कवर को क्या कहते हैं? पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। और इसमें बताए थे कि इसके आधार पर क्रोमोसोम 4 प्रकार का है, वो भी लिखाए थे हम। कौन कौन? इस आधार पर 4 फिगर के आधार पर 4 प्रकार का, कौन कौन? मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक,
और टेलोसेंट्रिक, और क्या हो गया टेलोसेंट्रिक, 4 प्रकार का। ये सब हम क्लास में कर चुके हैं। आगे आइए, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, मेटाफेज भी बताए हैं, जस्ट पीछे भी देख लीजिए, ये पूछा हुआ, इसको देखना जरूरी है। अर्धसूत्रण माने म्यूसिस के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। म्यूसिस डिवीजन 2 चरण होता है अर्धसूत्रण म्यूसिस में, बिल्कुल सही, चरण फर्स्ट और सेकंड होता है। अर्धसूत्रण के परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये बार बार यही क्वेश्चन दे रहा है, गलत हो जाएगा, 2 गुना कहां से होगा, सेम आ जाता है, पहले हप्लाइड होता है फिर डिप्लाइड होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोशिकाओं के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल सही। जन्म ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मन के उत्पादन के लिए होता है, बिल्कुल सही है। तो सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया है, पहले भी आया है, तो आंसर कौन जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट कर एक नवजात बालिका, बालिका है लेडीज, गुणसूत्रों में गुणसूत्र का बताइए। तो 46 क्रोमोसोम बताए थे, 46। अगर पेयर पूछे तो 23 पेयर हमारे शरीर में है, जिसमें 22 आपका ऑटोसोम है। अगर कहे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हम लोग में 2 हो गया, ऑटोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, आइलोसोम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहिए या आइलोसोम कहिए, क्या कहिए, आइलोसोम कहिए, ठीक है। ये आपका 22 जोड़ा होता है, 22 पेयर्स, और ये कितना होता है, 2 पेयर्स, है ना। तो आप अगर कहे कि यहाँ पर है क्या, लड़की, तो लड़की में आपको सीधे रखना है कि एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम, और लड़का में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम, 2। तो 44 तो रहेगा, कॉमन है, 44 वाला 44 गुणसूत्र है, पेयर नहीं है, पेयर आता तो यहाँ पेयर लगाते हैं सर। तो ये तो खैर अब गलत हो गया क्योंकि पेयर दिया नहीं है। अगर 22 पेयर प्लस ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 44 लिखा है, 44 में ये दोनों आंसर होगा, जो हो इसमें छाट लेते हैं। लड़की है, तो लड़की में कौन होगा आपका, एक्स एक्स, कब जानते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बालिका के लिए कोशिकाओं में, ठीक। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन शायद है आपका ये, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ढक जाएगा, इसको और हटाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। आइए, कौन सा कथन सही है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 21 जोड़ियां ऑटोसोम होता है और 4 2 जोड़ियां लैंगिक, कौन सा कथन सही है। ये तो गलत ऐसे ही है भाई, 22 जोड़ियां होता है ऑटोसोम, 1 जोड़ियां होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी 44 प्लस 2 होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाली 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना, ये डीएनए पर सही है। जेनेटिक्स को वाटसन नहीं, जेनेटिक्स को वाटसन नहीं, ये आपका जॉनसन थे, जॉनसन साहब, और फिर जेनेटिक्स के फादर है ग्रेगर जोहान मेंडल, जेनेटिक्स शब्द दिए थे ये जॉनसन, वाटसन नहीं, ये भी गलत है। मेंडल अपना वैज्ञानिक पहला वैज्ञानिक जिन्होंने जीन को विरासत के रूप में देखा था, ये भी गलत है आपका। तो ये इस तरह से सारा डिस्कशन फुल हुआ, और नेक्स्ट सब क्लास चलेगा तब इस तरह का वीडियो बनेगा। अगला क्लास सबका कल होगा, जो बायोलॉजी में टिश्यू चलेगा, हिस्टोलॉजी और केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना, उसके बाद वीडियो बनेगा इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन बिना पढ़ाए हुए क्वेश्चन सोल्यूशन हम नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और सभी जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं तो इसको लाइक शेयर करें, ओके, थैंक यू।